नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। क्या आप तैयार हैं कुछ नया सीखने के लिए? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पर। सीधा सवाल, क्या पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ उठाया गया कदम इतना दमदार है कि स्टॉक में 28% का भारी अपसाइड आ सके? आज के इस विश्लेषण में हम मोतीलाल ओसवाल की उस अहम रिसर्च रिपोर्ट को डिकोड करने वाले हैं जिसने पूरे मार्केट का ध्यान खींचा है। तो बिना किसी देरी के स्कोर इन्वेस्टमेंट थीसिस पर आते हैं। 28% अपसाइड अनलॉक होने का जो अनुमान है, क्या वो वाकई में मुमकिन है? हम यहाँ किसी भी तरह की अफवाहों या मार्केट नॉइज पर बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधे हार्ड डेटा और इंस्टीट्यूशनल ग्रेड एनालिसिस के जरिए समझेंगे कि क्या पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का ये ट्रांसफॉर्मेशन इसे एक सॉलिड ब्रेकआउट कैंडिडेट बनाता है। देखिए, 1275 रुपए। मोतीलाल ओसवाल ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के लिए बिल्कुल यही डेफिनेटिव टारगेट प्राइस तय किया है। रिपोर्ट पब्लिश होने के समय करंट मार्केट प्राइस लगभग 998 रुपए था, जिसका सीधा सा मतलब है 28% का पोटेंशियल गेन। और ये कोई हवा में लगाया गया तीर नहीं है। इस इंस्टीट्यूशनल ग्रेड टारगेट के पीछे बेहद मजबूत फंडामेंटल कारण है, जिन्हें हम आज एक एक करके समझेंगे। चलिए, सबसे पहले उन फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं जो इस ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। एनालिस्ट्स का साफ तौर पर मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 26 से 28 के बीच पीएनबी हाउसिंग का लोन बुक सीएजीआर करीब 19% रहेगा। ये काफी तगड़ा प्रोजेक्शन है। लेकिन सवाल ये है कि ये तेज ग्रोथ आखिर आएगी कहां से? दरअसल कंपनी ने अपना फोकस अब पूरी तरह से अफोर्डेबल और इमर्जिंग हाउसिंग मार्केट्स की तरफ शिफ्ट कर दिया है, और यही उनका सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। फिलहाल अफोर्डेबल और इमर्जिंग सेगमेंट की हिस्सेदारी उनके पोर्टफोलियो में लगभग 39% है, लेकिन कंपनी का टारगेट क्या है? वो अगले 2 सालों में इसे बढ़ाकर सीधा 50% तक ले जाना चाहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये 50% का टारगेट अपने प्राइम हाउसिंग पोर्टफोलियो को सिकोड़ कर नहीं, बल्कि इन नए हाई यील्ड सेगमेंट्स में बहुत तेजी से ग्रोथ लाकर अचीव किया जाएगा। और इसी ग्रोथ रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उनका माइक्रो हाउसिंग सेगमेंट। कंपनी का फोकस अब 1.1 से 1.2 मिलियन रुपए यानी 11 से 12 लाख रुपए के टारगेट टिकट साइज पर है। वजह बिल्कुल साफ है, इस सेगमेंट में एक्सपेक्टेड यील्ड्स आराम से 14 से 16% के बीच होती हैं। लेकिन यहां कंपनी अंधाधुंध रिस्क नहीं ले रही है, बल्कि इसी ब्रैकेट में अपेक्षाकृत बेहतर क्वालिटी वाले बोरोवर्स पर फोकस कर रही है, ताकि हाई रिटर्न के साथ साथ स्टेबिलिटी भी बनी रहे। अब जाहिर है, जब यील्ड्स हाई होंगी तो बॉटम लाइन पर भी इसका सीधा असर दिखेगा। एनालिस्ट्स का प्रोजेक्शन है कि फाइनेंशियल ईयर 26 से 28 की अवधि में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी का सीएजीआर 12% रहेगा। ये प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबल अर्निंग्स ग्रोथ का बहुत ही मजबूत सिग्नल है। अब जरा वैल्यूएशन की बात करते हैं और इसे पीयर्स के साथ रखकर देखते हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस या बजाज हाउसिंग से तुलना करें तो पीएनबी हाउसिंग का फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए अनुमानित प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल सिर्फ 1.2x पर है। वहीं जब इसे बजाज हाउसिंग के 2.7x मल्टीपल से कंपेयर किया जाता है तो एक बेहद अट्रैक्टिव वैल्यूएशन गैप नजर आता है। यही गैप इस रिपोर्ट के बुल केस को इतना सॉलिड बनाता है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो आइए अब जोखिम और विपरीत परिस्थितियों की बात करते हैं। यानी इस कहानी का बियर केस क्या है? इस वक्त अफोर्डेबल पोर्टफोलियो की यील्ड्स 11.5 से 12% पर हैं, लेकिन इसके सामने एक बहुत बड़ा नियर टर्म रिस्क खड़ा है, और वो है फंडिंग कॉस्ट। जियोपॉलिटिकल तनावों के चलते इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 25 से 30 बेसिस पॉइंट बढ़कर 7.5 या 6.5% तक पहुंच रही है। आसान शब्दों में कहें तो बाजार से नया पैसा उठाना अब कंपनी के लिए धीरे धीरे महंगा साबित हो रहा है। और इसका नतीजा क्या होगा? अगर आरबीआई रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं करता है तो ये बढ़ती फंडिंग कॉस्ट कंपनी के स्प्रेड्स और नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम पर सीधा दबाव डालेगी। एनालिस्ट ने इस हेडविंड को अपने मॉडल्स में फैक्टर इन किया है और फाइनेंशियल ईयर्स 27 और 28 दोनों के लिए निम का अनुमान 3.85% रखा है। इस मार्जिन प्रेशर पर बाजार की पैनी नजर रहने वाली है। इसके अलावा माइक्रो हाउसिंग सेगमेंट की तरफ शिफ्ट होने के अपने अलग एग्जीक्यूशन रिस्क भी हैं। माइक्रो हाउसिंग लोन्स अभी पोर्टफोलियो में काफी नए या कहें कि अनसीजन्ड हैं। इस सेगमेंट में कामयाब होने के लिए बेहद सख्त अंडरराइटिंग, स्पेशलाइज्ड मैन पावर और एक फुल प्रूफ कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि यहां एक छोटी सी भी गलती एसेट क्वालिटी को सीधा नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि इन तमाम रिस्क के बीच एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो काफी भरोसा जगाता है।
फाइनेंशियल ईयर 26 के चौथे क्वार्टर का ऐतिहासिक ग्रॉस एनपीए मात्र 0.93% पर है। इतने मैक्रो इकोनॉमिक उतार चढ़ाव के बाद भी एसेट क्वालिटी का 1% से नीचे स्टेबल रहना यह साबित करता है कि कंपनी फिलहाल इन रिस्क्स को बहुत ही शानदार तरीके से मैनेज कर रही है। तो इन सब बातों को समेटते हुए अब फाइनल वैल्यूएशन और टेक अवे की तरफ बढ़ते हैं। मोतीलाल ओसवाल के अनुमानों में जो सबसे अहम बात उभरकर सामने आती है वो ये है कि फाइनेंशियल ईयर 28 तक कंपनी 12.6% का शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी और 2.3% का रिटर्न ऑन एसेट्स जनरेट करेगी। ये दोनों ही मैट्रिक्स एक ऐसे प्रॉफिटेबल और कैपिटल एफिशिएंट बिजनेस मॉडल की गवाही देते हैं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बेहद जरूरी है। और इसी फंडामेंटल और रिस्क एनालिसिस के आधार पर जो फाइनल टेक अवे निकलता है वो एकदम स्पष्ट है। एनालिस्ट ने पूरी कन्विक्शन के साथ स्टॉक पर अपनी बाय रेटिंग को बरकरार रखा है। 1275 रुपए का टारगेट प्राइस सेट किया गया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 28 के बुक वैल्यू प्रति शेयर के 1.4 गुना मल्टीपल पर वैल्यू किया गया है। कुल मिलाकर लंबी अवधि में ग्रोथ और यील्ड्स मौजूद रिस्क पर काफी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ। क्या पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन मोतीलाल ओसवाल के इन अग्रेसिव प्रोजेक्शंस पर पूरी तरह खरा उतर पाएगा? कागज पर देखें तो 28% का अपसाइड बिल्कुल मुमकिन लगता है, लेकिन असली खेल इस बात पर निर्भर करेगा कि मैनेजमेंट बिना एसेट क्वालिटी खराब किए अपनी इस रणनीति को कैसे लागू करता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इन्वेस्टर को खुद से पूछना चाहिए। इस विस्तृत चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।